नमस्कार साथियों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेड यूनियन पल्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी ने देखा होगा जो पिछली वीडियो थी इस चैनल के माध्यम से, वो हमारी बीके के संघ की जो पीरियोडिकल मीटिंग एफसीआई मुख्यालय में आयोजित हुई, संपन्न हुई 20 नवंबर को। उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु था 22(2) रेगुलेशन 22(2) के तहत, उस पर एक विस्तृत परिचर्चा हम लोगों ने रिकॉर्ड की थी, जिसमें हम थे, हमारे बीकेएन के संघ के आदरणीय महासचिव महोदय श्री जहीर अहमद जी थे। और आज फिर हम आदरणीय श्री जहीर अहमद जी से रूबरू हो रहे हैं। स्वागत है सर आपका। उद्देश्य ये है कि जो पीरियोडिकल मीटिंग कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों के अधिकारों के लिए एक बंद कमरे में होती है, मैनेजमेंट के शीर्ष मैनेजमेंट के साथ होती है, उस बंद कमरे की कार्यवाही को आप तक लाया जाए। ऐसा ना हो कि एक दूर दराज रिमोट एरिया में किसी रेल हेड पर कार्य करता हुआ कर्मचारी, उस तक जो बातें हैं वो छन छन के जाएं, अफवाहें ही जाएं कि नहीं इस मुद्दे पर, हमारे इस मुद्दे पर ऐसी बात हुई, वैसी बात हुई। तो हमारा उद्देश्य यह है आपकी बात आपके लिए जो करने वाला व्यक्ति है, जो आपके महासचिव हैं, उनके माध्यम से डायरेक्ट आप तक पहुंचे। ये उद्देश्य हमारा है। और मैनेजमेंट का आपके विभिन्न बिंदुओं पर, आपके समस्याओं पर क्या रुख रहा है, वहां की जो बातें हैं बिना लाग लपेट उस पर यूनियन का क्या स्टैंड रहा है, वो आप तक पहुंचे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, जिससे एक जो सोशल मीडिया के माध्यम से छन छन के बातें आती नहीं, पीरियोडिकल मीटिंग ऐसी हुई, वैसी हुई, ये चीज हुआ, वो चीज हुआ, वो डायरेक्ट आप तक जो है, जो हमारे शीर्ष पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से डायरेक्ट आप तक पहुंचे। तो मैं पीरियोडिकल मीटिंग की जो पिछली वीडियो थी जिसमें 22(2) पे बात की गई थी, और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर बात करेंगे। शुरू करें सर। बिल्कुल। मैं शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि 22(2) का जो मामला है ना, रेगुलेशन 22(2), जिसको अब तो मुझे लगता है कि जो नया आने वाला कर्मचारी वो भी अब इस चीज को जानने लगा है। वो इतना तो जानता ही है कि इस रेगुलेशन के माध्यम से प्री मेच्योर रिटायरमेंट दिया जाता है इस डिपार्टमेंट में। देखो, बहुत बहुत सिंपल सी चीज होती है कि जब हम डिपार्टमेंट में, जब हम सरकारी नौकरी करने जा रहे होते हैं, जैसे मैं भी अब नौकरी में आया था, तो हमें एक पता था कि हमारी एक जो है एक सिक्योरिटी पर्पज से ही आदमी आता है। भले ही यहाँ जो है एम्प्लॉय की सैलरी, उसकी जॉब प्रोफाइल अगर देखिए, मतलब उसका अगर हम क्वालिफिकेशन से कंपेयर कराएं, तो उसके साथ के बंदे दूसरी जगह पे अच्छा काम कर रहे होंगे, ज्यादा काम कर रहे होंगे, ज्यादा पैसे जो है कमा रहे होंगे प्राइवेट फर्म्स में। और लेकिन उनके बनिस्बत यहाँ पर कर्मचारी आकर के कई चीजों को, कई फैक्टर्स होते हैं, देख करके नौकरी ज्वाइन करता है। उसमें जो है उसकी सैलरी भी कम हो जाती है, बहुत सारी चीजें और उसकी कम हो जाती हैं। अगर उससे कंपेयर कराएं तो फाइनेंशियली उससे बहुत नीचे बैठता है। लेकिन जो एक सिक्योरिटी की एक भावना होती है कि सिक्योरिटी के वजह से यहाँ आता है कि कम से कम 60 साल की एज तक उसकी नौकरी आराम से कट जाएगी। डिपार्टमेंट के लिए काम करता रहेगा ईमानदारी से, और डिपार्टमेंट उसको जो है 60 साल तक अपने साथ रखेगा, और उसके बाद सम्मान के साथ उसको नौकरी से अपने घर की विदाई दी जाएगी। लेकिन जब ऐसी चीजें जब आ जाती हैं कि उसको रिटायरमेंट से 10 साल पहले अगर रिटायर कर दिया जाए किसी एम्प्लॉय को, तो एक बहुत बड़ी समस्या है जी। अब बीच में एक बात बार बार मुझे सुनने में आई है कि क्योंकि समस्या इतनी गंभीर है, इस समस्या की गंभीरता को वो बहुत अच्छे से समझ सकता है जिसका रिव्यू होने गया होगा। और मैं इसकी गंभीरता को इस तरह से आपको बता दूं कि पंजाब के एक कर्मचारी का रिव्यू होने के लिए जोनल ऑफिस नॉर्थ में जो है उसका जो डेटा था वो पहुंचा है, और उस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया। और जो हमने पिछली मीटिंग में डिस्कस किया कि जो यहाँ पैरामीटर्स नहीं है, जिसकी वजह से ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि विद्वेष की भावना का आना और किसी के साथ शोषण होना, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो उस चीज के चलते उसको ये लगा, क्योंकि पीछे संख्या के आप देखोगे तो नॉर्थ जोन में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला गया, तो उसको ऐसा लगा कि उसको भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और आप समझिए कि बड़ा दुख होता है इस बात को जब मैं डिस्कस करता हूं किसी से, मैनेजमेंट को भी मैं जब कहता हूं, तो मुझे पता नहीं कि उनको इसका दर्द समझ में आता है कि नहीं आता, लेकिन एज ए कर्मचारी और जब अपने परिवार की तरफ देखता हूं तो उस दर्द को समझने का जो है, जो एक रहता अंदर से एकदम झिंझोड़ देता है कि वो बंदा, उसको जो है ब्रेन हेमरेज होता है, और ब्रेन हेमरेज के बाद उसको कुछ दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। आप समझिए ये सिचुएशन कौन लेके गया वहां तक उसको। ये सिचुएशन में हम जो है हम लगातार इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कर्मचारी इस सिचुएशन में ना जाए जी।
वो कम से कम इतना सिक्योर, इतना जो है शांत होकर के डिपार्टमेंट में काम कर सके। यही बात हम बार बार मैनेजमेंट को कह रहे हैं, कम से कम आप इंश्योर करो अपने एम्प्लॉइज को कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके साथ गलत नहीं होगा। ये इंश्योर कब होगा? जब आप एक पैरामीटर तय करोगे, जब हमें पता होगा कि हमारे पास पैरामीटर्स हैं, हमें पता है कि हम इन पैरामीटर्स में नहीं आते हैं और हम जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसमें कोई भी हमारे साथ गलत नहीं कर सकता, तो वो सुकून के साथ अपनी नौकरी काट लेगा। लेकिन यहां पर जो है, जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और इस चीज को चलिए, अभी तो हम लोगों को ये उम्मीद जो है बंध गई है, क्योंकि जो लड़ाई बीकेएम के संघ ने छेड़ी थी, ये मई के महीने से स्टार्ट किया था हम लोगों ने लड़ाई को, उस लड़ाई में हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि मैनेजमेंट अब तैयार हो चुका है इस बात के लिए, हाँ, इस चीज के लिए तैयार हो गया है कि वो अब इसमें जो है पैरामीटर सेट करने की तरफ बढ़ेगा। बात यहाँ पर एक बड़ी जो है, जो संवेदनशील है, जो बहुत अंदर से जो है बहुत झकझोरती है, कि बहुत बारी सुनने को मिल रहा है कि जो कैटेगरी 3 के एम्प्लॉइज हैं, हाँ, वो ये बार बार बात कहते हैं कि ये हमारा मामला नहीं है, ये हमारा मामला नहीं है, ये कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 को निकाला जा रहा है नौकरी से, हम ऐसी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि सर्विस कंडीशन से जुड़ी हुई कोई भी चीज जो आज आपके ऊपर डायरेक्टली ना लग रही हो, पहले तो मैं एक जनरल वे में बता रहा हूं, 22 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल वे में बता रहा हूं कि अगर कोई सर्विस कंडीशन की वजह से किसी एम्प्लॉय के साथ शोषण हो रहा है, तो सर्विस कंडीशन किसी कोई पर्सनल सर्विस कंडीशन नहीं है, वो सर्विस कंडीशन इन जनरल सबकी सर्विस कंडीशन है। आज जो व्यक्ति प्रभावित है और अगर आप उसके साथ आज नहीं खड़े हैं तो कल आप प्रभावित होंगे, तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। तो ये तो हो गई जनरल बात। बात आती है जब रेगुलेशन 22 की, तो रेगुलेशन 22 में कोई भी वर्ग बाहर नहीं है। रेगुलेशन 22 में कैटेगरी 1 भी, उसका रेगुलेशन 22 में रिव्यू होना है, कैटेगरी 2 का भी होना है, कैटेगरी 3 और 4 का भी होना है। अब ये धारणा बना लेना कि कैटेगरी 3 और 4 का नहीं होना है, तो ये अपने आप में एक जो है अपने आंखें मूंद लेने वाली बात है कि जो है रेगिस्तान में जो है अगर आंधी और तूफान आ जाए रेत का, और शुतुरमुर्ग जो है वो अपनी जो है बालू के अंदर अपनी सिर को धंसा दे, तो उससे ऐसा नहीं होगा कि वो तूफान बंद हो गया है। तो इसलिए इसके ऊपर नजर बना के रखना बहुत जरूरी है। यहां पर आपका जो कैटेगरी 3 है, अगर इसकी शर्त यह है कैटेगरी 3 और 4 को, उसकी सर्विस जब 30 साल की हो जाएगी तो रिव्यू किया जाएगा, है ना शर्त? अगर आप 30 साल, आपको ये लग रहा है 30 साल के तो जब होंगे तो हम प्रमोट हो जाएंगे, तो प्रमोट हो जाओगे तो पहली शर्त में आ जाओगे, 50 साल या 55 साल, इन दोनों में से किसी एक में होगा। तो ये कह देना, इस चीज को लिए किसी की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश ना करें कोई भी। हर व्यक्ति की लड़ाई है ये लड़ाई, क्योंकि हर व्यक्ति यहां जॉब कर रहा है। आज जो आप निकाल के डेटा देख लीजिए, जितने लोगों को नौकरी से निकाला गया है, कैटेगरी 2 की अगर मैं बात करूं स्पेशली, जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया है वो सब कैटेगरी 3 से कैटेगरी 2 में प्रमोट होकर के गए थे। तो आप सोचिए कि अगर वो नौकरी से आज निकले हैं, उनके सर्विस रिकॉर्ड को देखा गया है, तो आज आप कैटेगरी 3 में काम कर रहे हो। अगर आप प्रमोट होकर के कैटेगरी 2 में जाओगे और आज आपने ये लड़ाई नहीं लड़ी है, जो कि लड़नी चाहिए क्योंकि आपके ऊपर भी लागू हो रही है, लेकिन कल को तो आपके ऊपर लागू होनी वैसे भी, और आज भी लागू होनी है। इसलिए इस चीज को बड़ी जो है इसकी संवेदनशीलता को समझे हर आदमी, और कोशिश करे कि यूनियन जिस लड़ाई को लड़ती है वो किसी एक पर्सनल किसी का जो है उसमें उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, ये इन जनरल सबके उद्देश्य को पूरा करने की लड़ाई है। ठीक है, तो फिर हम इसमें जो है हम अगले जो है पॉइंट के ऊपर हम धन्यवाद सर, आपने 22(2) के बारे में एक जरूरी जो उसका पक्ष था वो बताया। सर, पीरियोडिकल मीटिंग में हालांकि 65 बिंदु थे, एक लंबी बैठक थी, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें समझ में आई, बाद में आपसे भी ये जानकारी मिली कि देर रात, मुझे लग रहा है लगभग 11:15 बजे तक मीटिंग चली थी। लगभग 10:15 तक चली है। अच्छा, 10:15 तक। हाँ, लगभग 10:15 तक चली है। और इस मीटिंग शुरू हुई थी आपकी वही 4:30 की टाइमिंग थी जी। और बीच में एक जो है मैंने बताया था पिछली मीटिंग में कि एक इसी स्टेज आ गई थी पहले पॉइंट पे, कि जिसपे वो मामला 22 लंबा, मैटर पर, हाँ 22 के मैटर पे वो लंबा जो है गया, और उसके बाद एक टाइम हो गया जिसमें मीटिंग को जो है रोकना पड़ा। फिर मैनेजमेंट ने आगे बढ़ करके गतिरोध उत्पन्न हो गया, फिर वो ठीक हो गया। मैनेजमेंट के लिए हम जो है स्वागत करते हैं, उनकी तरफ से जो है इस बात को माना गया यूनियन की बात को। तो हम अपनी मैनेजमेंट की भी तारीफ करेंगे कि उन्होंने जो है डिपार्टमेंट के भविष्य को, इसकी मजबूती को देखते हुए इस कदम को लिया है। और हम यह कामना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस मामले के ऊपर हमें जो है समाधान मिल जाए। तो ये मीटिंग जो चली है, ये मीटिंग लगभग 10:15 तक गई है। अच्छा, चलिए,
आइए बात करते हैं जो कर्मचारियों के दो महत्वपूर्ण दो उनकी मांग रही है, बीकेएन के संघ की मांग रही है, लीज एकोमोडेशन, होटल एकोमोडेशन। इस पर क्या हमारा रुख रहा है? हालांकि मैं साथ ही ये बताना चाहूंगा कि यही वो मुद्दा है जिस पर बरगलाया भी गया है पीछे सिस्टर यूनियन के माध्यम से। उन्होंने एक कर्मचारियों के बीच सर्वे करवाया। उनका कहना है, ऐसे जो आजकल एप्स आए हैं उनके माध्यम से, तो कौन कहेगा कि मुझे लीज नहीं चाहिए, कौन कहेगा मुझे होटल नहीं चाहिए, लेकिन उनके अनुसार कहा जा रहा है, कह रहे हैं लोग। फिलहाल हमारी ये प्रॉमिस है, हमारा ये प्रॉमिस रहा है बीकेएन के संघ का। तो सर, मैनेजमेंट की तरफ से पीरियोडिकल मीटिंग में हमारे इन दोनों मुद्दों पर, लीज एकोमोडेशन और होटल एकोमोडेशन में, हमारी तरफ से क्या बात रखी गई और उधर से प्रत्युत्तर में हमें क्या प्राप्त हुआ, कृपया प्रकाश डालिए सर। देखिए आशीष जी, जो आपने ये बात कही है यहाँ पे, मैं मेरा अपना मानना है, और अगर जो है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ अपने सिस्टर यूनियन से भी, कि जब बात कैटेगरी 3 और 4 या कैटेगरी 2 या 1 किसी की भी हो, उनके भविष्य से जुड़ी हुई चीजों से हो, तो हमें हमें उसमें जो जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं उसमें साथ देना चाहिए जी। और ये सब छोटी छोटी चीजें जो हैं ये नहीं लानी चाहिए। इससे जो है मैनेजमेंट को फायदा मिल सकता है ऐसी जगह पे जहां पर हम रिजिड हो जाएं ऐसी चीजों के ऊपर। हमारे पास तथ्य ना हो तो चलिए, हो सकता है मैनेजमेंट फायदा मिले, लेकिन ऐसी छोटी चीजों का जब हमें तथ्यात्मक हमारे पास विश्लेषण अगर हम नहीं किया होगा तो हमें प्रॉब्लम तब होती। 5 जून 2023 की मीटिंग में जब मैनेजमेंट के साथ हमारा जो ये पॉलिसी मैटर पर डिस्कशन था, होटल के ऊपर जो डीलिंग आइटम है, और आपके लीज के ऊपर जो कि एमओयू का पार्ट है, और ये हम सब जानते हैं, नए बच्चों को ये जानना बड़ा जरूरी है कि एमओयू और एमओएस के बारे में वो लोग पढ़ें। मैं अब इस मीटिंग को जो मैं इस जगह पे अगर डिस्कस करूंगा तो ये बात इसी तरफ चली जाएगी कि एमओएस क्या है और एमओयू क्या है, उस पर नहीं जानेंगे। यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में जब यह सहमति बन गई है, 3 साल के बाद इसे रिव्यू किया जाएगा। तो किसी कारण से उस वक्त पर जो है इसको रोका गया था, और वो कारण सबको पता है। उसमें कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि अगर उद्देश्य ऐसा होता तो इसको रखा ही नहीं जाता, इसको डिनायल हो जाता। आप देखेंगे कि जिस वक्त पर जो है, जब आप स्मार्ट डिसीजन देखिए यूनियन का क्या था। मैं अगर लीज की बात कर रहा हूं यहाँ पे, स्मार्ट डिसीजन मैनेजमेंट के साथ मिल करके ये था कि उस टाइम पर इसको रिव्यू के लिए रोक लिया गया। और आप खुद देखिए कि बंचिंग और इंक्रीमेंट के मामले पर जब ये, कि आप मानसिकता समझिए कि इतना बड़ा आपका वेज रिवीजन आप आगे बढ़ के जा रहा है, इसको फाइनेंशियली इसको जो है अप्रूवल लेना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और वहां जाकर के उन 2 पॉइंट्स के ऊपर उसने आज जो कलम लगाई थी मिनिस्ट्री ने, वो आज तक फंसी की फंसी रह गई है। अब आप समझ लीजिए जरा सा कि अगर इसको, क्योंकि प्रिंसिपली हम देख रहे हैं तो मैनेजमेंट तैयार हो जाती, क्योंकि हम अगर मान लेते हैं कि तैयार हो जाती और हम इस पॉइंट को लेकर के अगर जाते हैं, देखिए 2 कंडीशन है। अगर हम इस पॉइंट के साथ अगर एमओयू को भेजते आगे और इसके ऊपर अगर कोई कलम चल जाती मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री की, और उसके बाद ये मामला वहां फंस जाता, तो एमओएस का कभी ये पार्ट ही ना बनता और वो वहीं पर सारे दरवाजे बंद हो जाते पहले। दूसरा, अगर हम एमओयू में ही इस पार्ट को छोड़ देते ये सोच करके कि ये नहीं होगा, तो फिर तब भी हमारे सामने रास्ते बंद हो जाते। तो आप समझिए कि उस वक्त पर यूनियन की जो लीडरशिप थी उसने कितना जो है एक मैच्योरिटी का जो है, आप उसका जो है लेवल देखिए कि उसने इसको एक एमओयू का पार्ट बनाया कि हम जो है एमओयू के जो सिग्नेचर से 3 साल के बाद इसको दोबारा से रिव्यू करवाएंगे, और मैनेजमेंट ने इस पे हामी भरी। अब जब उस वक्त की मैनेजमेंट के बाद आज देखेंगे, जब मैनेजमेंट ने दोबारा से इसको जब रिव्यू किया, उसके पास कोई आधार नहीं था इसको रिजेक्ट करने का, उसके पास कोई आधार नहीं था। तो उन्होंने आधार क्या बनाने की कोशिश की आज के टाइम पर, कि इसको ट्रांसफर पॉलिसी में हम जोड़ नहीं पाए हैं इनके रोटेशन को, कैटेगरी 3 के और 4 के, इस वजह से इसको नहीं लागू किया जा सकता। हम अब उस मीटिंग में भी 5 जून की मीटिंग में भी हमने क्लियर किया था कि इसको किसी भी हाल में ट्रांसफर पॉलिसी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जब हम क्लियर करके आए हैं, मैनेजमेंट को भी प्रिंसिपली एग्री कर लिया कि उसको जो है नहीं जोड़ना है। पीछे से एक एक मैसेज बार बार कर्मचारियों के अंदर डाला जा रहा था कि इसमें जो है यूनियन अब इस पे समझौता करने जा रही है कि वो ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव करवाएगी लीज के लिए। अब आप सोचिए कि क्या अगर आज मैं कैटेगरी 3 हूं, क्या मैं इस बात पे समझौता कर सकता हूं
कि मुझे एक गिव एंड टेक वाले मामले पे जाकर के एक तरफ ये चाहिए और एक तरफ से मैं किसी चीज को अपने नुकसान में डाल दूं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि लीज हमारे लिए नुकसानदायक है, तो मैं लीज की जो अपनी डिमांड है वहीं छोड़ देता। अगर हमारी टीम इसको लेकर आगे बढ़ रही है, इसका मतलब हमारे दिमाग में हर एक पहलू है और हमें किसी भी हाल में मैनेजमेंट की उस जाल में नहीं फंसना है जिसमें वो फंसाने की कोशिश कर रही है। उसी चीज को लेकर के हम यहां तक आए थे इस मीटिंग में। यहां पर आने के बाद हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हमें जो है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है, आपने होटल के जो रेट्स, क्योंकि पीछे मीटिंग में आपने प्रिंसिपली एग्री किया था कि इसको जो है रेट्स आप हमें प्रोवाइड कर देंगे, अभी तक रेट्स नहीं दिए गए हैं। तो उसके मैनेजमेंट के साइड से थोड़ा सा जो है एक अवरोध आया था, क्योंकि पीछे कुछ कोशिश हुई थी कि होटल की जो है डिमांड को ना जो है लिया जाए, लेकिन फिर भी अंत में जो है मैनेजमेंट इस बात पे मान गई और उन्होंने ये यूनियन से आश्वासन दिया इस बात का कि वो 10 से 15 दिन के अंदर हम रेट्स फाइनल करके आपको दे देंगे। ये होटल के मामले में है। लीज के मामले में उन्होंने बात पे तय हो गया हमारा उनका कि इसमें किसी भी हाल में अब ट्रांसफर पॉलिसी को लिंक नहीं किया जाएगा। जो प्रपोजल भेजा जाएगा वो यूनियन की सहमति से भेजा जाएगा बोर्ड के सामने। तो हम अब कोशिश ये करेंगे कि मैनेजमेंट आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर ही इसको बोर्ड की तरफ इसको फॉरवर्ड करे पॉजिटिवली, ताकि भविष्य में जो है हमारे जो कर्मचारी हैं, हम फिर क्लियर कर दें इस बात को कि ट्रांसफर पॉलिसी से देखिए कोई चीज जुड़ने का हमने कोई समझौता नहीं किया और ना ही हम करने जा रहे हैं। और उसके अलावा मैनेजमेंट के सामने हमने यह पॉइंट रखा हुआ है कि आपने कब हमारे लोगों को ट्रांसफर नहीं किया है। जब जब आपको जरूरत पड़ी है आपने उस एम्प्लॉय को एक रीजन से दूसरे रीजन ट्रांसफर किया है, और इसके एग्जांपल आप नॉर्थ जोन में देख सकते हैं। बिल्कुल। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बार एफसीआई को ज्वाइन करते हैं और वो एफसीआई में आते हैं, उनको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट या होम जो है रीजन नहीं मिल पाया सिर्फ इस वजह से कि वहां सैंक्शन स्ट्रेंथ नहीं थी और दूसरी जगह पर उसको भेजा गया। तो क्या उसको उसके घर ही भेजा गया? क्या वो पूरी लाइफ अपनी जो है वहीं पे बिताने वाला है? ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें एम्प्लॉई जो है, बहुत सारे बहुत बहुत ज्यादा के केस होंगे जिसमें एम्प्लॉई अपने घर से दूर होकर के काम कर रहा है। और अगर वो दूर होकर काम कर रहा है, उसमें महिलाओं की संख्या आप देखिए, महिलाओं की संख्या 30 से 40%। आप मैनेजमेंट खुद कहती है इस बात को कि 30 से 40% महिलाएं हैं हमारे यहाँ मुझे काम कर रही लगता है भविष्य में बढ़ना ही है और बढ़ेंगी। और आप अगर आप उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, आप समझिए आप उनको मतलब अगर आपने, हमारा एफसीआई बहुत हर जगह जो है एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है, बहुत ऐसी जगह नहीं है, बहुत कम जगह है जहाँ पे जो है लॉजिंग का जो है प्रावधान किया गया है, लेकिन हर जगह नहीं है। आज के टाइम में जब क्या पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हो रही है, या आपकी कोई जो है बड़े शहरों में नहीं हो रही, या छोटे शहरों में नहीं हो रही, एम्प्लॉय को जो उसकी सैलरी मिल रही है और वो घर से दूर है, अगर उसको लीज के माध्यम से एक जो है एक उसको एक समझ लीजिए सपोर्ट मिल जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो एक सिक्योरिटी की तरफ बढ़ेगा। आदमी लीज कहां लेना चाहेगा? आदमी लीज एक अच्छे सोसाइटी में लेगा, ठीक है, लीज पे जो एकोमोडेशन के लिए जाएगा, यानी उसकी सिक्योरिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो। लेकिन आप इस चीज को लेकर के कि इसको किसी तरह से नहीं होने देना है, उसके लिए बेवजह की चीजों को जो है उसमें आधार नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा जो है अभी तक का जो मैनेजमेंट के साथ जो बातचीत है टेबल पे, उसमें ये हो चुका है कि बहुत जल्द इसका प्रपोजल जो है वो बोर्ड को भेजा जाएगा। तो कह सकते हैं कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ये है हाँ कि बिल्कुल, होटल एकोमोडेशन के जो रेट्स हैं वो 15 दिन में हमें मिलेंगे। हम उसके ऊपर ये देखेंगे कि उनकी तरफ से जो रेट्स मिले हैं वो उस पर हम लोगों को जाना है और कितना हम उस पर नेगोशिएट कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, भविष्य के लिए। और इसमें एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि होटल वाली बात पे बहुत कंफ्यूजन है, ये फैलाया गया है लोगों के बीच में। आज की डेट में कंपोजिट डीए चल रहा है। कंपोजिट डीए का अमाउंट जो है आपको 1630 रुपया और 1300 समथिंग रुपया करके है जो बटा हुआ है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। 700 जो करीब 730 से 760 रुपए जो आपका डीए है नॉर्मली, वो डीए उसी में इंक्लूडेड है। यानी कि नाइट स्टे जब आपका होता है ना, कहीं पे आप हाल्टिंग होती है आपकी, वहां पर आपको वो जो डीए आपको दिन का मिलना था 700 के करीब जो मिलना था, वो पैसा भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, तब ये 1600 समथिंग बनता है या 1300 समथिंग बनता है। तो अब आप देखिए कि होटल के साथ आप जब जाते हैं तो होटल का रेट्स जो होगा, उसका होटल का रेट अलग होगा, प्लस डीए आपको अलग से मिलेगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इस चीज को भी दिमाग में रखना चाहिए, वरना आज के टाइम पे नाइट स्टे के नाम पर हमें
800 से 900 रुपए मिल रहे हैं टोटल। आप समझिए कि जब कोई आदमी किसी एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहा होगा, उसको 800-900 में कैसे कोई होटल मिल सकता है? एक जो है, अगर वो रिपीटेड जो है, उसमें अगर देखा जाए कि एम्प्लॉय का अपना सम्मान है, उस सम्मान को बेच करके कहीं जाकर के क्या वो ठेले पे सोएगा? तो इसलिए इस चीज को बड़ा ध्यान रखना है। हमें रेट्स का जो रेट्स हमें मिलेंगे उसको हम कंपेयर करा के हम तब आगे बढ़ेंगे। जी, चलिए। अगला जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था हमारा बीकेएन के संघ का, वो था कैटेगरी 4 का जो रिक्रूटमेंट है, उसको एबॉलिशन को लेकर के एक प्रस्ताव भेजा गया है मिनिस्ट्री में, मतलब भेजा जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा। इंस्पाइट की इसके बावजूद कि हमने उस पर अपना विरोध दर्ज भी कराया है, तो उस पर क्या रुख रहा है पीरियोडिकल मीटिंग में? देखिए, मैनेजमेंट अपने उस पर जो है वो उनका स्टैंड क्लियर है। अच्छा। उन्होंने ऑलरेडी जो है इसको प्रपोजल को तैयार करके आगे भेज दिया है। प्रपोजल तैयार करने से पहले जो यूनियन से बातचीत का जो एक स्टेप था, वहां पर आपको याद होगा 6 जनवरी 2023 ये तारीख थी जिस दिन इस पर डिस्कशन के लिए मैनेजमेंट ने बुलाया था और उन्होंने अपना प्रपोजल रखा था। मैनेजमेंट के सामने यूनियन ने, बीकेएन के संघ ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि इस जो है प्रस्ताव के ऊपर हम तैयार नहीं हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स को भी उनके सामने रख दिया गया था। हमारे संज्ञान में फिर बाद में आया कि मैनेजमेंट ने उस स्टैंड के होने के बावजूद उसको जो है बोर्ड के सामने उस स्टैंड को रखा और उस स्टैंड के होने के बावजूद बोर्ड ने भी उसको अप्रूवल दे दिया, जो मैनेजमेंट का प्रपोजल था उसको, और उसको मिनिस्ट्री को भेजा गया। जब वो मिनिस्ट्री को भेजा गया तो हमने उसको एक तरह से मतलब उसके ऊपर हमने एक प्रोटेस्ट लेटर दिया। अच्छा। इसी की वजह से मैं इसमें पॉइंट जो है 2 पॉइंट्स हैं, मैं दोनों पॉइंट्स को जोड़ देता हूं यहाँ पे। आपका पंजाब और हरियाणा में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, उसको कैप्टन एवियंस में कर दिया था हेडक्वार्टर मैनेजमेंट ने, आपको याद होगा। और ये मेरे ख्याल से अप्रैल महीने की बात है जब ये चीज हुई थी। तो उसके ऊपर हम लोगों ने जो है अपना तुरंत एक अपना जो स्टैंड था सीआई मैनेजमेंट के सामने वो क्लियर किया कि जब हमने ऑलरेडी आपको एबॉलिशन के अगेंस्ट में जो है रिप्रेजेंट कर दिया था कि हमें जो है जो स्टेक होल्डर अगर देखा जाए इस टाइम पे, इस कैटेगरी 4 के लिए जो स्टेक होल्डर है वो या तो यूनियन है तो मैनेजमेंट है। इन दोनों जो है स्टेक होल्डर के बीच में यूनियन ने अपना स्टैंड दे दिया कि ये प्रपोजल हम एक्सेप्ट नहीं करते। उसके ऊपर जो है मैनेजमेंट ने फिर भी आगे बढ़ाया और इसको कैप्टन एवियंस में डाला, जबकि ये पहले से प्रोसेस चल रहा था। इस प्रोसेस को नहीं रोकना चाहिए, इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से इसको रिलीज करना चाहिए। ये इस मैटर के ऊपर हम लोगों ने जो है एक कंसिलेशन भी स्टार्ट हो चुका है और वो कंसिलेशन अंडर जो है उसमें है और हम उम्मीद करेंगे कि इसमें भविष्य में हम इसमें जो भी इसके ऊपर जो है हमारी जो है जो भी हमारे एफर्ट्स होंगे उस पे एफर्ट्स के ऊपर जो रिजल्ट निकलना है वो कर्मचारियों के हित में हो। इस मीटिंग में भी हम लोगों ने जब क्लियर इस बात को कहा तो मैनेजमेंट की तरफ से ये आया कि उन्होंने बीकेएन के संघ के उसके ऊपर उन्होंने वहां भेजा हुआ है और मिनिस्ट्री से जब अप्रूवल आ जाएगा तो उसके ऊपर पहले अबॉलिशन से पहले जो उनका अबॉलिशन का प्रोसेस है उससे पहले यूनियन को फिर से जो है कॉल किया जाएगा और उस वहां पर उस प्रपोजल को दोबारा से रख करके उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इसमें इनको इस स्टेप पे जाना है। हमारा भी क्लियर है कि आप जो है इस प्रोसेस को ऑलरेडी बढ़ा चुके हो तो इसमें आप इस चीज को लेकर के ही आगे जाओगे और वो दिखावे की चीजें हमें नहीं चाहिए। हम इस स्टेप के ऊपर अपना प्रोटेस्ट आज भी लॉन्च करते हैं और भविष्य में भी लॉन्च करेंगे। और इस प्रोसेस जो ये दूसरी चीज है जो इसका दूसरा पॉइंट था जो क्योंकि हम लोगों ने जो प्रेशर एक जो है क्रिएट किया था कैटेगरी 4 के रिक्रूटमेंट जो पंजाब हरियाणा में चल रहा है, तो वो हमारा जो दायरा है ना वहां पे इस चीज को बार बार मैं कहता हूं कि वीडियोस के माध्यम से भी और लोगों को भी हमारा जो यूनियन का जो दायरा है वो सिर्फ इतने तक है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है इसको कराओ। जो बार बार बातें आती हैं कि इसमें हमारा जो ये इसका अपडेट क्या होगा, हम अपडेट भी दे रहे हैं कि अभी तक जो है उस चीज के ऊपर अगर देखा जाए तो यूनियन उस प्रोसेस के ऊपर नजर रखे हुए है कि उस प्रोसेस पे जो है क्या नतीजा लेकर मैनेजमेंट आती है। हमारा दायरा यहीं तक है क्योंकि जब तक वो जो लोग इसमें अभ्यर्थी हैं वो लोग जब तक उसमें सफल होकर के और वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा होकर के उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल जाता है तब तक उनकी सर्विसेज की जो सर्विस कंडीशन है वो एफसीआई की नहीं होती है, तब तक वो हमारे मेंबर या हम उनके लिए बात इंडिविजुअली उनके लिए बात नहीं रख सकते। ये हमारे पास मर्यादाएं हैं।
उसके बावजूद भी हमारी इस पर लगातार बात हो रही है, और इस बार भी मैनेजमेंट ने ये बात बताई है कि स्क्रूटनी का काम जो है वहां पे चल रहा है। जो संज्ञान में चीजें आ रही हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, वहां पर कुछ जो है कुछ हो, जो कागजों में या फिर जब स्क्रूटनी हो रही हो तो किसी वजह से हो रही होगी। तो अगर, क्योंकि स्क्रूटनी के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उस दायरे से बाहर हो जाते हैं। स्क्रूटनी का काम पूरा हो जाने दीजिए। स्क्रूटनी का काम पूरा होने के बाद अगर स्क्रूटनी में कोई गड़बड़ नहीं होगी, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि स्क्रूटनी में कोई गड़बड़ ना होने पाए, ताकि ये प्रोसेस पूरा हो जाए। अगर स्क्रूटनी में कोई गड़बड़ पाई जाती है कि कोई फर्जी जो है किसी तरीके से कोई जो है नौकरी पाने का प्रयास किया गया, कुछ भी हुआ है, तो फिर वहां पर हमारा उस चीज में कोई उसमें दखलंदाजी नहीं हो सकती है, और ना ही हमको करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत चीजों का हम जो है अनैतिक चीजों हाँ, अनैतिक चीजों का कोई सपोर्ट नहीं है। जब तक ये चीजें पॉजिटिव चल रही हैं डिपार्टमेंट के साथ, हम उसको जो है सपोर्ट करते हैं कि वो स्क्रूटनी का काम पूरा हो। चलिए।